महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा और 2 दिन तक के लिए प्रचार थम जाएगा और फिर 20 तारीख में वहाँ पे मतदान होगा और देखने वाली बात होगी कि इस बार महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, किस गठबंधन की सरकार बनेगी। आज महाराष्ट्र के चुनाव पे ही चर्चा करेंगे। राहुल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज नवनीत राणा जो हैं, आज उनका एक अमरावती में एक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार था, तो उनके प्रचार प्रसार में अल्लाहू के नारे लगे और वहाँ पे कुर्सियाँ भी फेंकी गई। अब देखिए, यही सोच है जी। अगर जय श्री राम का नारा कहीं लगता है, वहाँ कुर्सियाँ नहीं फेंकी जाती, वहाँ पत्थर नहीं फेंके जाते, वहाँ गोलियाँ नहीं चलती, वहाँ दंगा नहीं होता, सिर्फ जय श्री राम सत्य सनातन धर्म की जय होती है। लेकिन एक अलग समुदाय आता भी है रैली में। जब आपको पता है नीतीश राणे आपकी सोच विचार के नहीं है, उनकी रैली में आपका काम क्या है? अगर आप उनकी रैली में जा रहे हो और इस तरीके के नारे लगा रहे हो और इस तरीके का दंगा कर रहे हो, तो इससे उनकी मानसिकता को पहचाना जा सकता है। फिर कहा जाता है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कराती है। अब मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, खासतौर उन सेकुलर हिंदुओं से, कि भैया बताइए, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, किन्होंने इनको कहा था कि नीतीश राणे की रैली में आप जाइए? नवनीत राणा जी की महिला जो है, जो अभी लोकसभा चुनाव में हारी भी हैं, समझ गया, सनातन की प्रचंड आवाज है, वो बुलंद 40 भी खुलेआम उद्धव ठाकरे के खिलाफ में पढ़ दिया था। उधर क्या जाने की आवश्यकता थी एक महिला की रैली में? आप बताइए। जो आपको पता है कट्टर सनातनी है, दहाड़ने वाली शेर नहीं है वो, उसकी रैली में जा करके आप क्या साबित करना चाह रहे थे, आपकी क्या मानसिकता थी, ये जनता को बताइए। और ये उजागर भी हो गई, मुझे लगता है। अगर मुझे पता है कि भैया एक अलग समुदाय की कोई रैली हो रही है या कुछ भी उनका हो रहा है, मुझे उसकी समझ नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगा? और मैं जा रहा हूं और उधर कुछ ऐसी अभद्र भाषा बोलता हूं, तो कल्प्रिट मैं कहलाऊंगा, वो लोग नहीं कराएंगे। वो तो अपना शांतिपूर्ण अपना काम कर रहे हैं, अपने समुदाय के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं जाता हूं तो मैं कल्प्रिट हूं। तो नवनीत राणा की रैली के अंदर उनका जाने का कोई महत्व नहीं था। उनके जाने का महत्व यही है, अराजकता फैलाना, माहौल खराब करना। देश में शांति है क्यों, अमन है क्यों? 10 सालों से, 11 सालों से वो एक समुदाय से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बताइए, नवनीत राणा का भी हंगामा हुआ था उद्धव ठाकरे से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, और आपने देखा कि जो फिल्म एक्ट्रेस है कंगना रनौत, तो वो वर्तमान में भाजपा की सांसद है, उनका भी छज्जा तोड़ दिया गया था। तो क्या 2 महिलाओं का श्राप अब लगेगा चुनाव? देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति उद्धव ठाकरे ने ऐसी कर दी है कि लोग ना बाला साहब ठाकरे जी को याद कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जी से रजत शर्मा के शो के अंदर एक सवाल पूछा उनसे कि आप ही अध्यक्ष हैं 32 साल से, आप दूसरा अध्यक्ष क्यों नहीं सुनते आरएस शिवसेना का? तो उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने दूसरा अध्यक्ष बना दिया शिवसेना का, मेरी शिवसेना का, उस दिन मेरी शिवसेना नहीं रहेगी, कांग्रेस हो जाएगी। आज देख लीजिए, वो स्वर्गों में वास कर रहे हैं। उनके बेटे ने उनकी शिवसेना, जो बूंद बूंद से उन्होंने घड़ा बना था, मिनटें लगा करके कांग्रेस से जुड़ गई, उनकी पूरी छवि को खराब कर दिया। लेकिन कहते हैं कर्म यही है, कर्म यही है। उनके कदम से कदम मिला करके एक ऑटो चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला आज वहां का चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। क्या कि शिंदे ने तो धोखा दिया है पार्टी को, शिवसेना को? काहे का धोखा दिया, काहे का धोखा दिया? अगर उनको समझ आ गई कि जो बाला साहब ठाकरे का सपना था, एक बार उन्होंने बोला, न्यूज रिपोर्टर के अंदर पूछा उनसे रिपोर्टर ने कि भैया जी, ये शिवसेना वालों ने जाकर के बाबरी का ढांचा घेर दिया, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आप इसकी निंदा करेंगे? तो बाला साहब ठाकरे ने पता क्या कहा था, अगर मेरी शिवसेना ने ये बाबरी का ढांचा घेरा है तो मुझे गर्व है अपने शिव सैनिकों के ऊपर। आज उन लोगों को देखिए, उनका बेटा कहां जाकर के मिल गया, बताइए आप। तो अच्छी तो बात है, सेकुलर बन गए, अब सारे ही सेकुलर बनो। सेकुलर ने तो देश तबाह कर रखा है। ये हर राज्य में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, सेकुलर था भारत के अंदर, ज्यादातर लोग कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, सेकुलर सोच थी सबकी। राम भक्तों के ऊपर गोलियां चली, सेकुलर सोच थी। गौ सेवकों के ऊपर गोलियां चली, सेकुलर सोच थी। गुरुकुल खत्म हो गए, मदरसे बढ़ते गए, सेकुलर सोच थी। आप बताइए सर जी, आपका बच्चा भी बचपन से ही देखोगे या बड़ा होता ही बोलोगे कि भैया मैंने तेरे को पाला है? अपनी औलाद को यही कहेंगे ना, बचपन से तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है कि बुढ़ापे में मेरा सारा बनेगा, या बुढ़ापा बच्चा बूढ़ा हो जाएगा तब उससे पूछोगे? तो सोच की फर्क है। तो क्या लगता है आपको इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव कहां जाकर बैठेंगे, किस करवट में? देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो है ना,
पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, आर्थिक तौर पर भी और बुद्धि तौर पर भी। तो उन्हें पता है कि महाराष्ट्र के अंदर हमें कौन सा सीएम चाहिए। हमें ना बटना है ना हमें कटना है, एक रहना है, नेक रहना है, सेफ रहना है। आपके पास भी आऊंगा खान साहब, वहाँ पे एक नोमान सिद्दीकी एक मौलाना है, धर्मगुरु हैं, वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि सब महाविकास आघाड़ी को यानी कि उद्धव ठाकरे वाले गुट को वोट दो, और वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पे। क्या होता है ये? अब ये तो नए से नए फार्मूले लाते हैं लोग। मेरा कहना तो ये है अपने देशवासियों से कि जितने भी ये जातिवाद और ये लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, ये पूरी जनता मेरे देश की ये जाने कि जो नेता सही हो उसे ही चुने। तो क्या राहुल गांधी भी जहर घोल रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जाति जनगणना तो वही करा रहे हैं, अभी तो आपने कहा ना सर। वो जाति जनगणना अलग है। अच्छा, जो ये पब्लिसिटी अब कहा, अभी इन्होंने कहा ना कि वो सनातन की धर्म गुरु है, फलानी गुरु है, गुरु नहीं, वो एक चेहरा है। इन्होंने बोला ना अभी, बुलंद आवाज। इन्होंने बोला। तो ये इसमें राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। नवनीत राणा अगर कुछ बोले तो वो गलत है, लेकिन नोमान सिद्दीकी बोले कि सब एक साथ वोट जिहाद करो, एमवीए को वोट दो, वो सही ठहरा रहे हैं। यार हम एक यहाँ रहते हैं, क्या इसमें एक ही जात रहती है क्या दिल्ली के अंदर? सारी जातें हैं ना, तो हम दिल्ली वासी कहेंगे या जात को लेके चलेंगे? ये बताइए आप। जात इसमें चुनाव में नहीं होनी चाहिए। गांधी को भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। नहीं, वो जाति जनगणना अलग है, वो चीज़ वो जो कह रहे हैं वो सही है, वो जो हाँ वो सही कह रहे हैं, वो हाँ वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपका समझे खान साहब की बातों से कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जाति के नाम पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, दलित में बांटो, एससी में बांटो, एसटी में बांटो, पिछड़ा में बांटो, आदिवासी में बांटो, सब में बांट दो, लेकिन आपस में झगड़ा ना हो। दलित बच्ची का मोईबी खान 12 साल की दलित बच्ची का बलात्कार करे, होने दो, लेकिन जातियों में बंटो, बलात्कार कराओ, लेकिन झगड़ा मत करो। किसानों की, गरीबों की जमीनें हड़प लो, उनकी जमीनों के लिए अगर वो आवाज उठाए तो झगड़ा मत करो, जातियों में बट जाओ। ठीक है जी, बच्चों की हत्याएं हो जाए, उनके पशु छीन लिए जाए, उनको मारा जाए, काटा जाए, उनके साथ दुष्व्यवहार किया जाए, उनको आवाज उठाने का हक नहीं है। झगड़ा मत करो, कटो, बटो मत। इनकी सोच मियाँ जी की है। और योगी जी कह रहे हैं भैया बटोगे तो कटोगे। आप ये देख लो, अगर हम कहते हैं भारत में मोदी है, भारत में आरएसएस है, भारत में बजरंग दल है, भारत में अन्य सनातन संस्थाएं हैं, पाकिस्तान में तो कोई आरएसएस मोदी नहीं है। क्यों हिंदू 1% से भी कम रह गया? बांग्लादेश में क्यों 1% से कम रह? अब ये कहेंगे बांग्लादेश में पाकिस्तान की बात करते हो आप लोग, छोड़ दीजिए। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर कौन सी आरएसएस और मोदी बैठे थे उस काल के अंदर जो 7 लाख कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ? क्या ये महाराष्ट्र का चुनाव भी इसी मुद्दे पे होना है क्या? नहीं जी, विकास वहां पे अटल सेतु बन गया, आपने देखा नहीं? समुंदर से जो 4 से 6 घंटे का रास्ता मात्र 40 मिनट का हो गया। काम के नाम पे वोट मांगते हैं, वो अफवाह के नाम पे नहीं मांगते। आज कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, चाइना और 2-3 कंट्रियां और भी जोड़ू, उनको पछाड़ के सेकेंड लार्जेस्ट रोड मैप कंट्री बन गई भारत। मियाँ जी को तो खुश होना चाहिए कि आज बड़े बड़े देशों को पछाड़ के मोदी दूसरे नंबर पे ले आए, अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे ले आए। कौन से देशों को पछाड़ा? ब्राजील, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नाम भी नहीं सुने होंगे भाई साहब ने, मुझे लगता है। ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रियों को पछाड़ के आए, और वो 75 साल का इंसान कह रहा है मैं अभी भी शांत नहीं बैठूंगा। 2027 के अंदर जर्मनी और जापान को पछाड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास जाता हूं। कुछ कह रहे हैं? चाचा अभी कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या हिंदुओं की जाति है? चाचा से पूछिए इनकी क्या जाति है? क्या जाति है? मुसलमान है हम। नहीं, क्या मुसलमान है, अहमदी हो, हाँ, पर इनकी कोई जात नहीं है, मगर हिंदुओं को बांट दो, जातियों में बांटो, शुक्ला में बांटो, श्रीवास्तव में बांटो, और ब्राह्मण में बांटो, ओबीसी में बांटो, एससी में बांटो, मगर इनकी कोई जात नहीं। इनसे आपने पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, तो इन्होंने क्या बोला? मैं मुस्लिम हूँ। मगर ये समाज में बांटने की बात करते हैं। अब इनसे अगर मैं एक सवाल पूछ लूँगा ना कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पूछिए जरा इनसे एक बार। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? बस अब इनसे ये पूछिए कि जो बांग्लादेश है, क्या उसको मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए? पूछिए। क्या उसको बांग्लादेश को? हमारे देश में इसमें जवाब दीजिए ना सीधे सीधे। 10 साल से झगड़ेबाजी, और यही अब ये क्या चाहते हैं? अभी किस चीज का हो रहा है? अभी ये क्या चाहते हैं? ये जाति में लाएंगे और ये गेम बना के कि तुम अपना फुल
बस गुंडागर्दी करते फिरो। कौन कर रहा है? यही हो रहा है। एक सवाल इनको बोलो, जब से मोदी सरकार आई है, जब से योगी सरकार आई है, मुझे भारत का कोई एक राज्य, एक क्षेत्र बता दे जहां से मुसलमानों ने पलायन किया हो। है कोई ऐसा क्षेत्र पलायन 6-7 साल में किसी राज्य से मुस्लिमों ने पलायन किया हो? तो क्यों करेंगे पलायन? क्यों करेंगे पलायन? खौफ में कहाँ पे है फिर? कितने हैं? हिंदू खौफ किस बात का? तो खौफ किसका? हमारा देश है यार। प्लान करा है, हम क्यों डरेंगे? कितने हिंदुओं ने प्लान करा है? योगी ने खौफ फैला रखा। मुजफ्फरनगर, लखनऊ ऐसी जगह है जहां से हिंदुओं ने पलायन करा है, जहां इनकी संख्या ज्यादा होती है, वहां पर भैंसा काटा जाता है। भाई पूछो ना इनसे ईद वाले दिन, मगर इन्हें पटाखों से बड़ी दिक्कत होती है। यार एक बात सुनो, अपने मोदी जी से क्यों नहीं पूछते, तो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हमारे नहीं, कि ये तुम्हारे अरे हमारे भी है, प्रधानमंत्री हमारे भी है, जितनी कंपनी है मानना पड़ेगा, मान्य अच्छा, प्रधानमंत्री। अच्छा खान साहब, जितनी कंपनियां ठीक है हैं, ठीक है ठीक है। इसका- इसका टैक्स अच्छा क्यों जा आप रहा है? हम महाराष्ट्र पे आते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव पे। महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का एक नारा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या ये नारा महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ कोई जादू करेगा, कोई करतब करेगा कि नहीं? वो मैं बता तो रहा हूँ, इससे नफरत बोई जा रही है, इस नारे से? इस नारे से। इस नारे में क्या ऐसा नकारात्मक है जो आप ही बताओ ये कि नहीं, गालिब के नारे से नफरत नहीं थी, तन से जुदा के नारे से वो नहीं थी। हिंदू अपनी बहन बेटियां छोड़ करके भाग जाओ कश्मीर से, उसमें नफरत नहीं थी। आज नफरत है। एक शायर हुआ, सभी का खून शामिल है भारत की भूमि में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। उस शायर अगर आज होता तो मैं उसको जवाब देता, ये देश, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, कोई भी हो। ये देश, ये हिंदुस्तान प्रभु श्री राम का है। ये देश, ये हिंदुस्तान श्री कृष्ण का है। ये देश, ये हिंदुस्तान अर्जुन का है। ये देश, ये राष्ट्र हमारे महाराणा प्रताप का है, पृथ्वीराज सिंह चौहान का है। बच्चे को पीठ पे बांधकर 2 तलवारों से जो लड़ पड़ी बुंदेले हरबेलों के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, उसका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, कलाम साहब का है, अटल बिहारी वाजपेयी का है। ये देश उनका है, भगत सिंह का है, दशम पिता हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब का है, जो हंसते हंसते पूरा परिवार मार गए सनातन को बचाने के लिए। जनेऊ बचाने के गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया। ये देश उनका है, ये किसी के बाप का नहीं है, जो मुगलों की दलाली कर करके यहाँ पर आए और हजारों लाखों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। और जो लोग कहते हैं ना यहाँ पर आकर के सर कि मुगल जब थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, अंग्रेज जब थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, 65 साल कांग्रेस थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज मोदी हिंदू, योगी हिंदू, अमित शाह हिंदू, सारे हिंदू, और हिंदू कहता है मैं खतरे में हूं। सर अगर हिंदू उस समय खतरे में नहीं था तो मुगलों ने किसकी गर्दनें काटी? क्यों गुरु गोविंद सिंह साहब को रण में उतरना पड़ा? क्यों उनको अपना पूरा परिवार बांधना पड़ा अगर हिंदू खतरे में नहीं था? किसको बचाने के लिए वो उतरे थे? पूछिए। महाराणा प्रताप घास की रोटी खा गए लेकिन झुके नहीं, सनातन के लिए लड़े, हिंदुत्व के लिए लड़े। किससे लड़ रहे थे वो? झांसी की रानी अपना 2 साल का बच्चा बांध करके कमर पे तलवारें लेकर के कूद पड़ी थी, किससे लड़ रही थी वो? पूछिए। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान किससे लड़े? भगत सिंह किनके खिलाफ लड़े? यही तो चाचा कह रहे हैं कि 6-7 साल से ऐसी बातें ज्यादा हो रही हैं। हाँ, जब कार सेवकों पे गोली चल रही थी, चाचा सो रहे थे। चाहता हूँ, अभी भी ये कहना चाहता हूँ, ये क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो ये कह रहे हैं, अबे कौन है दुश्मन, उसके सामने तो लाओ। हम तो कह तो रहे जो हैं तुम्हें- भाई साहब मियाँ जी, अफसर बनो, अफजल मत बनो, कलाम बनो, कसाब मत बनो, नतमस्तक होंगे। आज भी हमारे घरों में जाइए, हमारे स्कूलों में जाइए, कलाम साहब की फोटो लगी है। अब ये क्या कह रहे थे? रमनीत राणा जो है वो कट्टरवादी है, वो ऐसी ऐसी बातें करती है। जब मौलाना माइकों से इतना गंद बोलते हैं सनातन को लेकर के, लव जिहाद, वोट जिहाद, ये कितने हैं? नोमान सिद्दीकी, मौलाना नोमान सिद्दीकी ने बोला है कि सब एकजुट होकर वोट करो, वोट जिहाद करो, ऐसे। मतलब तुम मस्जिदों पर से माइक उठाओगे, लाउड स्पीकर हटाओगे और वो कुछ नहीं बोलेंगे, हैं? तुम सारे कुछ बोलोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप पे कोई स्पीकर थोड़ी हटा अभी खान साहब? क्यों नहीं हटा? क्यों बोला फिर ये? किसने बोला? तो मौलाना ने बोला। ये मौलाना ने क्यों बोला? योगी ने बोला है क्या कि ये माइक भूल जाएंगे 5 साल में कि मस्जिदों में माइक होते हैं। अरे योगी ने, मैं वो नहीं कह रहा, एक नोमान सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु महाराष्ट्र के अंदर, वो कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ, बोला नहीं है? चलिए, माइक हटाने के लिए ये योगी को गलत मानते हैं, ये गलत कह रहे हैं योगी को। एक बंदे ने, ओवीसी जैसे नेता ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके भाई ने, वो गलत था। योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा? वो किसको बचाने की बात करते, किसको मारने की बात करते, बताइए मियाँ जी।
अब सारी आप बात बताइए, मेरी बात गलत था या सही था? एक मिनट योगी तो गलत अरे है, मेरी बात भाई कटोरा है। अरे मेरी लेकिन बात जो सुनो कह रहा है योगी मठ में जाएंगे, मोदी पहाड़ों में जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा? वो सही है या गलत? यार दुनिया भर के ड्रामे क्यों करते हैं? अब इन्हें ये दिखे कुछ दुश्मन कौन दिख रहा है देश के अंदर, उसे बताएं ना। जो दुश्मन कौन है, दिख रहा हो, इन्हें खतरा उसे किससे है? बता तो दिया जी, जो कसाब को कहते हैं जिंदाबाद, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, वो है दुश्मन। जो कहता है हिजबुल्ला कितना मारोगे हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, मतलब बांग्लादेश में भाईचारा निभाने वाली बहनों के मंगलसूत्र देख के बलात्कार हुए, गर्दनें काट दी, मंदिर तोड़ दिए, उस पे इनको रैली निकालनी याद नहीं आई, उसके लिए प्यार याद नहीं आया। वो 10,000 किलोमीटर दूर हिजबुल्ला मारा गया, यहाँ पे छातियां पीट रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। ये दुखता है सर। अगर भाईचारा हम बना रहे हैं, हम आपको अपना मतलब समझो बुजुर्ग मान रहे हैं, आज भी कलाम साहब की सोच वाले, ऐसा नहीं सारे मुसलमान खराब हो गए भारत में, नहीं, कलाम साहब वाले हैं। अगर कलाम साहब ना होते भारत परमाणु शक्ति नहीं बन सकता था। वो क्यों दिलों में जिंदा है? हम बार बार क्यों कहते हैं कि इनके समर्थक मत बनो? ये मुगलों ने आप ही के भाइयों को काटा है। गुरु गोविंद सिंह साहिब सिख जो हमारे भाई हैं, आज आपको गुरुद्वारों में बुला रहे हैं, नमाजें अदा करा रहे हैं, वो प्यार जता रहे हैं, वो कहते हैं छोड़ दो धर्म से, किसी के उससे हमारी लड़ाई नहीं है। हर बंदा हर धर्म में कोई ना कोई कमीदार होता है, लेकिन अगर वो बुला रहे हैं तो आप उनके वहां जाकर के बोलोगे मुगल तो महान थे, तो सोचो उनके दिल में कितनी दर्द होगी। जिन मुगलों ने अत्याचार कर करके छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया, कितना दुख होगा? आप बताओ। क्या महाराष्ट्र में ये सब चलेगा क्या? सुनो आप, वही तो मुगलों के टाइम में इनके पापा भी नहीं होंगे, है ना? क्योंकि उन्होंने ये 10 साल की कहानी देख नहीं रहा, मुगलों में जा रहा है। इतिहास मिट थोड़ी जाएगा सर। हाँ, इतिहास नहीं मिटेगा, कलेश तो मिटेगा, कलेश तो मिटेगा। अगर किसी के दिमाग में फर्क पड़ा हो और कोई लड़ा हुआ हो और उसे एक बना दिया जाए तो वो बढ़िया है, उसे अलग कर दिया जाए वो बढ़िया। एक ही तो कर रहे हैं मोदी जी, उसको तो आप गलत कहते हैं। एक कर रही है, एक है तो सेफ है, एक ऐसे एक होंगे, हाँ। ऐसे होता है एक, सर जी ये ऐसे एक होंगे, अरे एक है तो सेफ है। फिर पत्रकार महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, कोई जाके नहीं देख रहा, उसे नहीं देख कहाँ पे? रहे। जातिवाद में लोग आ गए। ये कह रहे हैं हमारे पिताजी नहीं होंगे मुगलों काल में, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं होते तो उनके पिताजी होंगे, उनके नहीं तो उनके होंगे, लेकिन उन्होंने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी। अब जिनकी पहन ली तलवार की नोक पे सलवार, वो हमें धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कौन महान था कौन नहीं था। तो भाई साहब पहली बात सलवार की भी सुन लो, सलवार जो है किन्ने पहनी थी? वो तुम्हारा रामदेव बाब, उनको वो सलवार पहन के भागा था यहाँ से रामलीला ग्राउंड से। किसका कार्यकाल था, किसकी तानाशाही थी? अब हम कहते हैं उसने ईडी सीबीआई खरीदी हुई थी, जो उसके ऊपर चार्ज लगा तब केजरीवाल जी जेल गए, किसकी सरकार थी? अन्ना जी को जेल में डाला, किसकी सरकार थी? तब ईडी सीबीआई बिका हुआ नहीं था सर, तब ईडी सीबीआई नहीं बिका था, संविधान जिंदा था, सब कुछ ठीक था। ये बताओ फिर महाराष्ट्र के चुनाव इन्हीं सब मुद्दों पर होगा क्या जो आप बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में सबको पता है कि किसने आना है। बाला साहब ठाकरे की एक एक आवाज हर एक महाराष्ट्र, हर एक मराठा के अंदर जीवित है। उन्हें पता है कि हमारे राज्य के लिए कौन उचित है कौन अनुचित है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात आ जाओ, अभी हाल ही में आपने देखा दिवाली गई है, एक महाराष्ट्र के अंदर ही गली मोहल्ला था ना, जहां वो दो महिलाओं से एक अलग समुदाय का व्यक्ति लड़ रहा है कि तुम लाइट नहीं लगाओगी, तुम दिए नहीं जलाओगी, और जब सरकार ने एक्शन लिया तो पूरी गली चमका दी। तो भैया भाईचारा है तो उनको उनका त्योहार मनाने दो, क्यों रोकते हो? गणेश उत्सव के ऊपर महिलाओं बच्चों के सिर फटे हुए थे, गाड़ियों की वीडियो आ रही थी। अहमदाबाद के अंदर पथराव हुआ गणेश पंडाल के ऊपर, क्यों होता है? आप मियाँ जी ऐसी बातें माइक पे बोलो कि मेरे जो मुसलमान भाई गलत हरकत करते हैं वो भी ना करें, क्योंकि उससे हमारा पूरा धर्म बदनाम होता है। करते आप लोग हैं, बदनाम हमारा धर्म होता है। अब विकास दुबे मारा गया एनकाउंटर में, आपने देखा कोई हिंदू छाती पीट के रोया हो? लेकिन कसाब अफजल गुरु हिजबुल्ला पे पूरा अलग समुदाय रो रहा था, क्यों जी? क्यों? आप बताइए। हाँ साहब, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? छाती पीटने की बात कर रहे हैं ये रोते रोते पागल हो गए। इन्हें 8-10 महीने हो गए इसी बात पे रोते रोते, एक ही पॉइंट पर रो रहे हैं ये। किस पॉइंट पे? अभी जो है वो कौन मारा गया और ये मारा गया, ये नहीं कह रहे हिजबुल्लाह नहीं, वो अभी विकास दुबे की बात करी थी इन्होंने, ठीक है नहीं? ब्राह्मण था। अरे मैं हिंदू और उसकी बात, मैं यही इनसे कहता हूँ, मुसलमानों को अबे ये जात में ना घुसो, और अगर कोई गलती करता है ना उसे समझाओ, समझे नहीं, और गलती को सुधारो, इंसानियत में आ जाओ। आ गई आपकी बात, आ गई, रिकॉर्ड हो गई। आप ये बताओ महाराष्ट्र में क्या लगता है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, भाजपा या कांग्रेस? वहाँ मैं उन अपनी पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि जो अच्छा लगे, कौन मतलब? जो मेरे देशवासी हैं, तो अपनी पब्लिक क्या होता है? पूरे देश जो देशवासी है ना, उनसे कहना चाहता हूँ, जबान के ऊपर ये 10 साल से सब देख चुके हैं सब लोग बाग, कौन अच्छा था या कौन बुरा था, और अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि देख के अपना चुनाव निशान लगाएं।
बस। ये तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ टनल बन गई, हाईवेज बन गए, रोड ये कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। ये जो है ना आग में तेल डालने का काम कर रहा है। बनी है वहाँ पे, मैं घूम के आया हूँ। हाँ, ये मैं घूम के आया देश में झगड़ा कराने के चक्कर मैं वहाँ पे घूम के आया हूँ, बनी है वहाँ। क्या बनी है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। विकास होना चाहिए और विकास ही अच्छी चीज़ है। इंसान के अगर चेहरे पे खुशनुदी होगी या खुशी होगी वो अच्छा लगेगा, ये रोएगा वो अच्छा लगेगा। ये बताइए भाई खुश है मोदी की सरकार से, आपको खुशी होनी चाहिए। आप साहब निंदा करते हैं। ये बताइए, अगर 23 नवंबर को परिणाम कांग्रेस के विपरीत आते हैं, यानी कि उसकी इच्छाओं पर वो खरा नहीं उतरेंगे, कांग्रेस हार जाती है, तो क्या कांग्रेस ईवीएम पर रोना पीटना करेगी और आप जैसे लोग भी, या नहीं करेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी से ये कहना चाहता हूँ कि जो इसी राजनीति है, जो कारनामे कर रहे हैं ना, ये इसको छोड़ दें और अच्छी बात में आ जाएं। सबको एक माने, जाति नहीं होगा ईवीएम पे, तो नहीं होगा। ईवीएम में हो तो यही रहा है। हो क्या अब्दुल्ला की सरकार कैसे बन गई कश्मीर के अंदर, पूछिए। अब्दुल्ला की सरकार कैसे बन गई? वो भी एक हिसाब है, वो भी एक हिसाब है। हाँ, वो भी जो हरियाणा में अभी हार हुई कांग्रेस की, वो मैं कह दिल्ली में 7 सीटें चली गई है, ये कैसे गई? ऐसे ही तो गई है। जनता ने वोट पूरा जनता ने वोट दिया। 1000 को तो मैं दिखा दूंगा जिन्होंने वोट दूसरे को दिया थी ना। नहीं, उनसे बात करो। मैंने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री ले रखी थी, जहाँ वो कह रहे हैं मोदी जी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री ले रखी थी, जो ईवीएम वो हैक कर देते हैं। इनको पूरी समझ है, क्योंकि ये भाई साहब कलेक्टर थे पहले। 2014 में मोदी जी आए, इनकी नौकरी चली गई। अब ये कलेक्टर छोड़िए, लेटर बांटने वाले भी नहीं रह गए कि किसी के घर लेटर बांटा है। तो दुख वहाँ है कि मेरे सेना को पत्थर मारने वाले गायब हो गए, दुख यहाँ है। कश्मीर में तिरंगा कितने 65 सालों तक एक सरकार नहीं फहरा पाई थी, आज गर्व से फाउंटेन के ऊपर फहराया जा रहा है, दुख यहाँ है। जम्मू श्रीनगर के अंदर साइकिल छोड़ो, पैदल इंसान नहीं चलता था। ये कह रहे हैं इतना घिमा दिए, आधा घंटे से गड़गड़ कर रहे हैं। 200 सुनो तो सही, 270 से 240 क्यों आ गए? इतना अच्छा किया तो देश के लिए। ईवीएम तो ये कह रहे हैं ना कि ईवीएम पे तो नहीं बोलोगे। नहीं, ये कहा आटे की बोरी में बिकने वाले लोग हैं भारत में, 8500 टकाटक लेने वाले लोग हैं भारत में, जो गुटखा 200 का खा जाएंगे लेकिन बच्चे को एक बर्गर नहीं खिलाएंगे, ऐसे लोग हैं भारत में। इन लोगों की वजह से 240 आई। लेकिन प्रधानमंत्री कौन, पूछो। 15 अगस्त को झंडा किसने फहराया, पूछो। अग्निवीर पर चिल्लाने वाले फिर भी वापस नहीं ली, पूछो। विदेशों में जाकर यूक्रेन और रूस के युद्ध के अंदर फिर समझौता कराया और इनके मुंह पे तमाचा मारा, पूछो किसने। हम ये कहना चाहते हैं अपने मोदी जी से कम खुशामदी या खुशनुदी तो लाए। इसको ठगा है, कुछ नहीं किया इन्होंने। इतनी बेरोजगारी है इस देश में, इतनी महंगाई है इस देश में, इतनी सारी चीजें हैं। ये इनको ये पूछो, अजीत पवार इनके नारे से शासक है? आप बोलते ना, आप मैं अभी पूछूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या अगर मोदी 240 पर रह गए तो आप मानते हैं कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम पे रोना गलत है? ईवीएम का चक्कर ये है कि जितने भारत के लोग हैं, सुनो ना, सुन तो इधर फोकस करना। ये भाई अगर बोले ना बेरोजगारी है, मैं रोजगार नहीं कमा, मैं समझूंगा। ये 200-300 का पान खाने वाले रोज के कह रहे बेरोजगारी है और बदहाली है। फोकस करिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई? 200-300 का अभी इन्होंने मुझे ये कहा। ये कह रहे हैं कि जो अजीत पवार ने एक मिनट ये कह रहे हैं कि जो अजीत पवार योगी जी के नारे पे वहाँ असहमति बना रहे हैं अपनी बटोगे कटोगे पे, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं भाई? देखिए जी, सुन लीजिए, सहमति असहमति कौन बना रहे हैं? अजीत पवार। कौन असहमति बना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे नारा। अजीत पवार जी वो कौन सी पार्टी के अंदर है? भाजपा में। उन्हें दिक्कत नहीं है, मोदी को दिक्कत नहीं है, योगी को दिक्कत नहीं है, इनको काहे दिक्कत है? ये बटे हुए हैं, इनको दिक्कत है। अब अगर मतलब 240 सीटें एनडीए मिला करके 303 सीटें, 303 में से एक अजीत पवार को दिक्कत हो गई उस नारे से, वो दिख रहा है। लेकिन बाकी 302 जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनके सांसद हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वो नहीं दिख रहा। मतलब ये मानते हैं कि भैया 302 तो उनके साथ है, कटोगे तो बटो का नारा ठीक दे रहे हैं। एक ने अगर निंदा कर दी तो भाई साहब ने पकड़ लिया। अरे राहुल गांधी जी महिला परिषद
परेशान, किसान परेशान, बच्चा परेशान, अग्निवीर का जवान परेशान, सारे परेशान, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बनते, सो नहीं टाप पाते। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है ये तो पूछो। और मोदी जी, एक चीज और, मोदी जी हरियाणा चुनाव जीतते हैं, उसके कुछ दिन बाद दिवाली आती है, सेना के साथ दिवाली मनाने पहुंच जाते हैं, और राहुल गांधी जी इटली पहुंच जाते हैं, बैंकॉक पहुंच जाते हैं। पूछिए, जलेबी चाशनी में ही रह गई है। सर मेरा सवाल आपसे यही नहीं, मैंने पहले भी आपकी बात सुनी, अब आप मेरी सुनो। जो इनका सवाल है मैं वही आपको दे रहा हूँ। ये पूछ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी से पहलवान, किसान, बेरोजगार, युवा सब परेशान थे, वो जीते कैसे? हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। ये यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जीतने का प्रश्न मत करिए आप, जीतना और हारना। ये ना पूछूं मैं अरे सुन तो लो, ये अयोध्या क्यों हार गए? फिर अयोध्या क्यों हार गए? पूछो ना। हार गए ना, पूछो ना। अरे मान रहे हैं ना हमको, क्यों हार गए? क्यों हार गए? हमने ईवीएम का रोना रोया, हमने ईवीएम का रोना रोया, हमने कहा कांग्रेस ने या अखिलेश ने ईवीएम सेट कर दिया। ये तो ईवीएम का रोना रोते हैं, और वो तो नाक का सवाल था, इज्जत का सवाल था। दिनेश फोगाट हरियाणा में जीत, हाँ, कितने से? ईवीएम की बात बता रहे हैं ना। दिनेश फोगाट हरियाणा में जीत गई, ईवीएम खराब नहीं हुई। सुनो, ईवीएम का इस पूरे देश में 140 करोड़ लोगों का अधिकार है कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं उसकी पर्ची उसके हाथ में आनी चाहिए। किसको मैं वोट दे रहा हूं, ये पूरे भारत की बात बता रहा हूं। मेरा अधिकार है, मेरा वोट मेरा अधिकार। इनका प्रधानमंत्री बोलता है, तो मिलता नहीं आपको, उसका पर्ची नहीं मिलता। नहीं मिलता। किसको मिलता बताओ आप लोग बताइए ना। आप वोट डालते हैं, वहाँ पे शो नहीं होता। आप पर्ची दीजिए ना, शो नहीं ना आप आगे वाली बात कर रहे हो यार। आग बंद करके डलेगी तो दिखाई कहाँ से देगा? जब वहाँ नंबर दिखाई नहीं देते चुनाव चिन्ह, तो वोट कहाँ डालेंगे फिर? ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, अधिकारी के एस्टेसी मरवाते हैं वहाँ। चेक कौन करता है मशीनों को वोट डालने से पहले? चेक कौन करता है? अधिकारी करते हैं। बताओ, चलो मैंने मान लिया ईवीएम खराब है, हालांकि आज तक अरे ये कह रहे हैं जिन्हें वोट डालना नहीं आता वो खराब ही बताएंगे। जिन्हें आपने डालना नहीं आता डर क्यों रहे हो यार तुम? बदल क्यों? सर जी, ये डालने जब वोट डालना नहीं आता तो खराब बताएंगे। ये वोट डालना आता होगा तो बताएंगे ना सही। वोट डालना ही नहीं आता। आज सुन, क्यों बोलता है? अगर मैं वोट डाल के आता हूँ, अगर कोई आदमी, जब आप एक वोट का बटन दबा करके आते हैं ना, ईवीएम लॉक होता है, फिर वहां से मैडम बटन दबाती है, तब खुलता है, तब अगला बंदा वोट डालता है। इनको इतनी तो समझ है नहीं।